अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शदीद सर्दी में गरम गरम खबरों के साथ हाजिर हैं। कहीं ना जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। रनडाउन आपको बता देते हैं। लतीफ़ खोसा ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। कल ऐलान करेंगे और क्या करेंगे, अगला लाया अमल वो बताएंगे। वो लाया अमल हम भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को किया बड़ा इनकार। आलमी मंजरनामे से खबर है, बहुत अहम खबर है। आसिफ अली जरदारी ने एक अहम फैसला कर लिया। क्या फैसला है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। एक खबर परवेज इलाही से मुतालिक है और दूसरी खबर सरफराज बुख्ती से मुतालिक है। नाज़रीन, अब रनडाउन तो आपने सुन लिया, खबरों की जानिब आ जाते हैं। आज लतीफ़ खोसा के करीबी ज़राए ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ने के लिए हतमी फैसला तकरीबन कर लिया है। उन्होंने अपनी अहलिया, अपने बच्चों के साथ मुशावरत की, रिश्तेदारों से मुशावरत की और बाद दोस्तों से मुशावरत की। इस मुशावरत के बाद वो हतमी नतीजे पर पहुंच गए हैं और कल उन्होंने लाहौर में DHA में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइट कर ली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने मुस्तकबिल के लाया अमल का ऐलान करेंगे। PTI में जाएंगे। उन्हें PTI में जाने की दावत बहुत पुरानी थी, लेकिन लतीफ़ खोसा या छोड़ नहीं रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब वो छोड़ना उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि उनकी गुफ्तगू के नतीजे में पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें बर्दाश्त किया, उसके बाद उन्हें शुकौत नोटिस दिए, उन्हें निकाला नहीं। लेकिन उसके बाद अब 2-3 रोज कबल आसमा शिराजी को इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि इत्तेदाद हसन का हम एहतराम करते हैं, वो हमारे साथ हैं, लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी में नहीं है। इस गुफ्तगू के बाद अब लतीफ़ खोसा के पास कोई चारा नहीं था कि वो पीपल्स पार्टी छोड़ देते। लतीफ़ खोसा को पीपल्स पार्टी ने जो इज्जत दी वो बहुत कम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी में मिलती है। वो सेनेटर रहे, वो अटॉर्नी जनरल रहे, वो बेनज़ीर भुट्टो के वकील रहे, वो आसिफ अली जरदारी के वकील रहे, दोनों के मोतबिर भी रहे। फिर उन्हें क्रिटिकल मौके पर जब ज़रूरत पड़ी पंजाब में गवर्नर भी बनाया गया, क्रिटिकल मौके पर, और बड़े कमिटेड से। दोनों को ये सोचना चाहिए कि क्यों गए हैं। लतीफ़ खोसा को ये सोचना चाहिए था कि जिस पार्टी की खामियां वो अब गिनवाते हैं वो पहले भी मौजूद थी, तो पहले चले जाते, पहले क्यों नहीं गए। और पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि लतीफ़ खोसा ने अगर कोई निशानदेही की है तो वो निशानदेही क्यों की है, क्या वाकई उनकी कोई गलती है, वाकई कोई खामी है, ये ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि तत्हीर का अमल दुरुस्त अपनी जगह दुरुस्त होता है, लेकिन कुछ अपनी जानिब भी देखना चाहिए और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का अमल अगर सियासत में बंद हो जाए तो सियासी जमातें ख़त्म हो जाया करती हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। अब आसिफ अली जरदारी की जानिब आते हैं। नाज़रीन, उन्होंने भी एक बड़ा फैसला कर लिया है। आसिफ अली जरदारी मौजूदा जो सियासत है उसमें आपको पता है कि वो कहते हैं कि मैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, मैं आवाम की सियासत, आवाम के लिए सियासत करता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में रहकर। लेकिन अब उन्होंने फोरग्राउंड पर भी आने का फैसला कर लिया है। यानी वो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ वो ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वो नताइज नहीं दे सकेंगे, कहीं उनकी ज़ाती किरदार, ज़ाती शख्सियत इन्वॉल्व करके फ़ायदा हासिल कर सकती है, पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलना मिलाना है, कुछ वादे वईद करना है, वहाँ वो खुद जाएंगे, अवामी सियासत करेंगे। अब उन्होंने बलूचिस्तान जाने का फ़ैसला किया है। तुर्बत में वो 18 दिसंबर को जाएंगे और 18 दिसंबर को तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कुछ अहम शख्सियात से वो राब्ते में हैं, वो उस वर्कर कन्वेंशन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर सकती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान में आइंदा हुकूमत साजी में वो किरदार अदा करें, और अगर तो मुमकिन हो तो अपनी हुकूमत बनाए या फिर वो कोलिशन का एक दूसरा बड़ा पार्टनर बने। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब वो पंजाब में भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आसिफ अली जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में, क्योंकि उनके लोगों के साथ राब्ते, दोस्तियाँ, ताल्लुक बहुत पुराना है। और जो इलेक्टेबल्स हैं वो जहाँ जहाँ मैटर करते हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो वो उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करेंगे और उन्हें वो सामने पार्टी में लेकर भी आएंगे। अब नाज़रीन आते हैं बड़ी खबर की जानिब। पाकिस्तान ने अमेरिका को एक इनकार कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हरी झंडी दिखा दी। सफारती मामलात में इस तरह के जो फैसले होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो मुल्क तमाम ममालिक का अपने अपने मफादात देख कर करते और करने भी चाहिए। जो तफसील है इस इजमाल की वो ये है कि खलीज अदन में आप सब जानते हैं कि आजकल के हालात क्या हैं।
ایک جانب حماس اور اسرائیل کا ٹاکرا جاری ہے، غزہ پر جو ہے اسرائیلی جاری ہے، امریکی فوجی بھی وہاں موجود ہیں، ریٹائرڈ فوجی، وہ ایک اور گروپ کے نام سے موجود ہے، قتل عام میں بھی ملوث ہے۔ اس تمام صورتحال میں امریکہ خود متنازع ہو چکا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کئی قراردادوں میں امریکی کردار پر تنقید بھی کی، اور امریکہ کی جانب سے جو کوششیں تھی پاکستان کا ووٹ لینے کی وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس درمیان میں خلیج عدن میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ خاص طور پر جو یمنی حوثی باغی ہیں جن کی ایک زمانے تک امریکہ خود مدد کرتا رہا، ان کو کچھ ٹیم کرنا ہے، کچھ اور ممالک ایسے ہیں جن کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے، ان پر نظر رکھنی ہے۔ اس کے لیے ایک امریکہ کی قیادت میں ایک ٹاسک فورس، بحری ٹاسک فورس موجود ہے، CTF 153، وہ یعنی 153، اس میں پاکستان کو شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ پاکستان نے اس سے پہلے 1 دسمبر کو پاکستان نیوی نے اعلان کیا تھا کہ خلیج عدن میں جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں جو بحیرہ احمر سے تجارتی روٹ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ تجارتی روٹ ہے، آئل کی تجارت اس سے ہوتی ہے، جو یورپ اور امریکہ افریقہ تک کے لیے تجارت ہے، اس کے لیے بحیرہ احمر سے جہازوں کو گزرنا ہوتا ہے۔ بحری قزاقی بھی یہاں بہت ہوتی ہے، تو بحری قزاقی کے خلاف پاکستان 150 اور 151 یعنی 151 اور 150 کا پاکستان حصہ ہے۔ ایک ٹاسک فورس کی قیادت پاکستان کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کرتا ہے۔ تو پاکستان نیوی نے اپنے ایک جہاز کو وہاں تعینات کیا تاکہ پاکستانی جو کارگو شپ ویسلز ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے، ان کی حفاظت کی جا سکے، اور یہ تجارت کسی رکھنے کے بغیر جاری رہے۔ پاکستان کے ساتھ اور ممالک جس میں موجود ہیں۔ اس درمیان میں چونکہ امریکہ نے پاکستان کو 153 میں شمولیت کی دعوت دی تھی، وہ اس کے بعد جب پاکستان نیوی نے یہ فیصلہ کیا اور یہ جہاز تعینات کرنے کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ نے اور باقی مغربی میڈیا نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، خبر کے طور پر دعوے کرنا شروع کر دیے کہ پاکستان نے امریکی قیادت میں ٹاسک فورس، ملٹی نیشنل ٹاسک فورس 153 کو جوائن کر لیا ہے، اور اب خلیج عدن میں اس ٹاسک فورس میں موجود ہیں۔ مصر بھی ہے اس کا حصہ، قطر بھی ہے، اور کویت بھی ہے۔ لیکن ہم نے پھر اس معاملے میں، اور جب سے یہ پاکستان نیوی نے یہ ویسل تعینات کی تھی اور امریکہ نے پاکستان کو دعوت دی تھی، ہم اپنے ذرائع کو ایکٹیویٹ کر رہے تھے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے۔ ہم نے اپنے ذرائع کو ایکٹیویٹ کیا پاکستان نیوی میں بھی، لیکن سفارتی ذرائع میں زیادہ۔ تو سفارتی حلقوں سے جو خبر موصول ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے بہت پولائٹلی امریکہ سے معذرت کر لی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ خطے میں جو پاکستان کے مفادات ہیں، اگر پاکستان 153 کا حصہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت جو پریکٹیکل اس کا جو مطلب ہے وہ اسرائیل کی حمایت ہے، اور پاکستان اسرائیل کی حمایت میں اٹھنے والے کسی بھی انیشیٹو کا حصہ نہیں بن سکتا۔ پاکستان کا اسرائیل کے حوالے سے ایک خاص موقف ہے، اور پاکستان اس وقت جو مسلم ممالک ہیں ان میں سے ان میں لیڈنگ کنٹریز میں شامل ہے جو اینٹی اسرائیل نیریٹو جو ہے یا اینٹی اسرائیل جو موقف ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان ان میں شامل ہے۔ ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ میں کئی قراردادوں کا مورخ بھی رہا ہے پاکستان اس میں مدد کر رہی ہے۔ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت اس کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوگا، اور پاکستان اصولی بنیادوں پر اسرائیل کی حمایت بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ بظاہر یہ ان الفاظ میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ اسرائیل کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سفارتی ذرائع سے معلوم ہوا۔ تو اب پاکستان نے بہت واضح طور پر اسرائیل کو یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ساتھ معاف کرو، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس کولیشن میں ہم آپ پارٹنر نہیں بن سکتے، یعنی ٹاسک فورس 153 کا حصہ نہیں بن سکتے۔ بھارت اس ٹاسک فورس کا حصہ ہے، اور یہ المیہ کی بات ہے کہ بھارت ایک زمانے میں جو تھے جواہر لال نہرو، وہ نان الائنڈ موومنٹ کے بانیوں میں سمجھے جاتے ہیں، اور نان الائنڈ موومنٹ کے بانی کا ملک جو ہے وہ اس طرح اسرائیل کے ساتھ جو ننگی جارحیت کر رہا ہے غزہ میں، اس کے ساتھ وہ کھڑا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن پاکستان نے مدد کر دی، اور یہ بڑی پولیٹیکل یہ سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پر پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہم منڈے کو یقینی طور پر آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں گے، کیونکہ آرمی چیف جنرل ناصر منیر وہاں موجود ہیں۔ وہ دورہ بھی آلموسٹ کنکلوڈ ہو چکا ہوگا، تو ہم منڈے کو آپ کو اس حوالے سے کچھ اطلاعات باہم پہنچائیں گے۔
नाज़रीन अब आते हैं दोनों बड़ी खबरों की जानिब। पहली खबर तो परवेज़ इलाही से जुड़ी है। परवेज़ इलाही का ख़ानदान तो तकसीम हो गया और जो है चौधरी शुजात, उनके भाई वजात, ये तो अब नून लीग के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं इनकी दोस्ताना ताल्लुक मौजूद है, लेकिन नून लीग के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। अब परवेज़ इलाही के लिए क्या रह जाता है? चकवाल शहर से भी चौधरी शुजात चाहते हैं कि उनका कोई बेटा इलेक्शन लड़े, लेकिन तलागंज से जो मेरी इतला है वो ये है कि तलागंज के हल्के से परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ेंगे जेल से बैठकर। हाफिज अम्मार यासिर जो है वो एमपीए का एक उम्मीदवार होंगे, वो उनकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। नून लीग तकसीम है वहाँ। सरदार गुलाम अब्बास को टिकट जारी करने का फैसला हुआ था, लेकिन वो जारी नहीं हो सका। सरदार गुलाम अब्बास जो है वो उधर से कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुके हैं। उन्होंने कई दफ़ा छोड़ा है नून लीग को, कई दफ़ा वापस आए हैं, और फिर वहाँ मकामी नून लीग की क़यादत जो है उसके साथ उनकी नहीं बनती। तो अब परवेज़ इलाही पैसों का तो वो मसला ही नहीं है इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेकिन इलेक्शन कैंपेन कौन करेगा? हाफिज अम्मार यासिर की भी नकलो हरकत शायद महदूद है। तो फैसला ये किया गया कि कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी तश्कील पर मुशावरा जारी है, और परवेज़ इलाही तलागंज चकवाल से इलेक्शन लड़ेंगे, और उनका अपना वोट बैंक भी है और पीटीआई का भी वोट बैंक है। तो उम्मीद ये है कि अगर परवेज़ इलाही लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। अब जीतेंगे या नहीं ये इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकेगा, लेकिन परवेज़ इलाही ने ये फैसला कर लिया कि जेल से बैठकर वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक ही बड़ी खबर ये थी। दूसरी खबर, बड़ी खबर है सरफराज बुगटी के बारे में। ये तो आप सब जानते हैं कि सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़ा दे दिया वज़ारत दाखिला से। मैंने कुछ तफसीलात हासिल की, उसमें एक तो ये बताया गया कि ये इस्तीफ़ा उन्होंने 12 दिसंबर को दिया था। गुज़िश्ता शब ये इस्तीफ़ा मंजूर हो गया और उन्हें क्लियरेंस मिल गया, वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन जो बात नहीं जानते मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि वो फलां पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मैंने आसिफ अली ज़रदारी के बहुत करीबी दोस्तों से भी बात की, मैंने सरफराज बुगटी के करीबी हल्कों से भी बात की। सरफराज बुगटी से बात नहीं हो सकी, लेकिन इतलात ये है और ये 90% कन्फर्म खबर आपको बता रहा हूँ कि सरफराज बुगटी अगले दिनों में आसिफ अली ज़रदारी जब तुर्बत जाएंगे, हो सकता है वो तुर्बत जाकर ज्वाइन कर लें या बादजा कराची में मुलाकात करके, लेकिन उन्होंने मेरी इतला के मुताबिक ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनेंगे। और अगर सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनकर इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर अगली बलूचिस्तान हुकूमत यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और सरफराज बुगटी वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी है वज़ारत आला के उम्मीदवार वहाँ, लेकिन नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुगटी के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, तो उनमें से एक स्पीकर हो सकता है या सीनियर वजीर हो सकता है। सरफराज बुगटी यकीनी तौर पर वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे, या अगर सरफराज बुगटी खैर नून लीग में भी जाते हैं, जैसा कि नून लीग के बाद दोस्त जो हैं वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, तो भी वज़ीर आला बलूचिस्तान मेरी इतला के मुताबिक अगले उम्मीदवार जो है वज़ारत आला के वो सरफराज बुगटी ही होंगे। लेकिन शुनीद ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। मैंने आसिफ ज़रदारी के करीबी दोस्तों से भी बात की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर वो चले गए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और बड़ा फ़ायदा होगा, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो भी उनकी हिमायत करेगी, सरफराज बुगटी की हिमायत करेगी। मेरी ये इतलात है, अब आगे क्या होता है। और ये सूबाई सतह पर हिमायत होगी, कौमी सतह पर हो सकता है बलूचिस्तान अवामी पार्टी मुस्लिम लीग की हिमायत करे, लेकिन सूबाई सतह पर सरफराज बुगटी की हिमायत करेगी। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि ये फैसले हो चुके हैं, और आने वाला वक्त ये बताएगा कि ये खबरें कितनी मुसद्दिक़ है, लेकिन मेरे ज़राए ने जो अब तक खबर दी है वो हमेशा दुरुस्त दी है, इसलिए मुझे यकीन है कि इन ज़राए की इस बार भी ये खबर दुरुस्त है। नाज़रीन, मुझे इसी पर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।